बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के अंतर्गत मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा नामक टॉपिक की चर्चा कर रहे थे। अभिप्रेरणा का यह चौथा लेक्चर है और सुपर टेट की बात करें तो जीवन कौशल के अंतर्गत अभिप्रेरणा नामक टॉपिक दिया गया है। तो अभिप्रेरणा लगातार सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट में इससे प्रश्न बनते रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने अभिप्रेरणा के पक्ष या अभिप्रेरणा के स्रोत या अभिप्रेरणा के सोपान, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन की बात की थी। अगर आपने हमारा वह वीडियो ना देखा हो तो हमारे जीवन कौशल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। समस्त जीवन कौशल के लेक्चर आपको उसमें मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेरक की। प्रेरकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, यानी अभिप्रेरक या प्रेरक क्या होते हैं, अभिप्रेरक या प्रेरकों के वर्गीकरण किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए हैं। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। मित्रों, प्रेरक या अभिप्रेरक बताया गया था कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं तो तरह तरह की आप मिठाइयाँ देखते हैं और आप उन मिठाइयों को देखकर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। कहने का मतलब है जब भी आपके ध्यान को, आपके व्यवहार को कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई भी ऐसी चीज जो आपके ध्यान को, आपके व्यवहार को आकर्षित करती है, वो चीजें, वो व्यक्ति, वो वस्तु, स्थान आपके लिए क्या करेंगे, प्रेरक का कार्य करेंगे, अभिप्रेरक का कार्य करेंगे। यानी जो चीजें आपका ध्यान आकर्षित करती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, वो प्रेरक कहलाते हैं। यानी जो शक्ति, जो तत्व, जो मूलभूत आधार व्यवहार का संचालन करते हैं, आपके ध्यान को आकर्षित करते हैं, आपके व्यवहार का संचालन करते हैं, आपके व्यवहार को आकर्षित करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, प्रेरक कहलाते हैं। और उन्हीं प्रेरकों में से जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान आकर्षित करता है, यानी जैसे आपको सभी मिठाइयाँ रखी हैं और वहां पर जलेबी सबसे ज्यादा ध्यान आपका आकर्षित कर रही है, तो वो जलेबी जो है आपके लिए उद्दीपक का कार्य करती है। तो ये अंतर होता है प्रेरक और उद्दीपक में। तो जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है आपका, वो आपके लिए उद्दीपक होगा। जो सब चीजें आपका ध्यान आकर्षित कर रही हैं, समस्त मिठाइयां आपका ध्यान आकर्षित कर रही हैं, तो वो आपका प्रेरक होगा। तो प्रेरकों में ही एक प्रेरक ऐसा होगा जो आपके लिए उद्दीपक का कार्य करेगा। अब यहां पर सुनिएगा कि जो शक्ति तत्व, मूलभूत आधार व्यवहार का संचालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके कहलाते हैं, मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिप्रेरक या प्रेरक उन्हें कहा जाता है। प्रेरक अति व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत आवश्यकता, चालक, उद्दीपक सभी आते हैं, अर्थात इन तीनों के योग को प्रेरक कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जो प्रेरक होता है, जो मोटिवेशन होता है, वो नीड प्लस ड्राइव प्लस इनिशिएटिव, यानी कि आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन के योग से मिलकर बना है। अभिप्रेरक के तीन कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? तीन कार्य होते हैं। पहला है, यह कार्य को प्रारंभ करते हैं, क्रियाओं को गतिशीलता देते हैं। जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, क्रियाओं को एक निश्चित दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। ये चीजें आपको बनाए रखना है। ये जो चीज है आपको विशेष रूप से याद रखना है कि हमने बताया था कि जो मोटिवेशन या अभिप्रेरणा होती है, जो प्रेरक होता है, वो आवश्यकता प्लस चालक को प्लस उद्दीपक, तीनों के योग से मिलकर बना होता है। तीनों के क्या बना होता है? योग से मिलकर बना होता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस चीज को आपको बनाए रखना है। अब समय, आवश्यकता क्या है? अगर आपको भोजन चाहिए तो भोजन आपकी आवश्यकता है। भोजन चाहिए तो आपके अंदर तनाव उत्पन्न हुआ, और वह तनाव क्या है? भूख का तनाव है, तो भूख चालक है। और भोजन की अगर आपको प्राप्ति हो गई तो वो उद्दीपक है। और इन तीनों का योग कहलाता है अभिप्रेरणा या प्रेरक। यहाँ प्रेरकों के वर्गीकरण की बात करें तो समझिएगा, अभिप्रेरक वह स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाला कारक अभिप्रेरक या प्रेरक कहलाता है। और प्रेरकों की जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो तीन मनोवैज्ञानिक हमारे सामने आते हैं, मैस्लो महोदय, थॉमसन महोदय और गैरेट महोदय। तो सबसे पहले मैस्लो महोदय की हम चर्चा कर लेते हैं। मैस्लो महोदय ने दो प्रकार के प्रेरक बताए हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। जब हम बात करते हैं जन्मजात प्रेरक की, तो हम बात करते हैं अगर जन्मजात प्रेरक की, तो जो आपके भूख, प्यास, नींद, जो आपकी स्वाभाविक अभिप्रेरक के रूप में आते हैं, जो आपके प्राथमिक प्रेरक के रूप में आते हैं, जो आपकी नेसेसरी, अनिवार्य, आवश्यक रूप से, इनकी आवश्यकता हर किसी व्यक्ति में होती है, समान रूप से होती है। हर किसी व्यक्ति को भूख लगती है, नींद आती है, ये सभी की आवश्यकताएं हैं। ये जन्मजात
प्रेरक कहलाएंगी। ये मैस्लो महोदय ने इनको जन्मजात प्रेरक कहा है। वहीं थॉमसन की बात कहें तो इन्हीं को थॉमसन ने स्वाभाविक प्रेरक कहा है। यानी जो स्वाभाविक प्रेरक ये भी होता है आपका कि आपको भूख लगना, आपको खाना खाना, प्यास लगना, नींद आना, मनोरंजन, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी स्वाभाविक हैं, हर व्यक्ति में होती हैं और हर व्यक्ति के लिए आवश्यक भी हैं। थॉमसन महोदय ने इसे क्या कहा है? जैविक स्वाभाविक प्रेरक कहा है। क्या कहा है इसे? स्वाभाविक प्रेरक कहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्जित प्रेरक की, तो मैस्लो महोदय ने जो अर्जित प्रेरक हैं उसको वातावरण से अर्जित करने के लिए कहा है। जैसे कि अगर आप समाज में पद प्राप्त करते हैं, कोई नौकरी प्राप्त करते हैं, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, अगर आपका सम्मान है समाज में, तो वो सम्मान आपने अर्जित किया है, आपने अर्जित किया है वो समाज में, तो वो आपका अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आएगा। इसी को थॉमसन महोदय ने क्या कहा है? थॉमसन महोदय ने पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि को क्या कहा है? कृत्रिम प्रेरक कहा है। तो याद रखिएगा कि कृत्रिम प्रेरक थॉमसन महोदय ने कहा है, मैस्लो महोदय ने अर्जित प्रेरक कहा है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब अगला है गैरिड महोदय। गैरिड महोदय ने 3 प्रकार से इसको बांटा है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जैविक या दैहिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक और मनोवैज्ञानिक प्रेरक। जैविक या दैहिक प्रेरक, तो जैविक प्रेरक क्या होते हैं? जो शारीरिक प्रेरक हैं, जैसे कि आपकी नींद आना, भूख लगना, ये सब जो चीजें हैं आपको जैविक प्रेरक की जब हम बात करते हैं तो एक चीज इसमें याद रखिएगा कि जो सभी संवेग होते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, जैसे कि आपका क्रोध, भय, प्रेम, ये जो संवेग हैं, क्रोध, भय, प्रेम, तो ये जो संवेग हैं आपके क्रोध, भय, प्रेम, सभी प्रकार के जो संवेग हैं वो जैविक या दैहिक प्रेरक में आएंगे। सामाजिक प्रेरक में वही आता है पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि जो आप अर्जित करते हैं समाज में, जिससे आपका सामाजिक स्तर बढ़ता है समाज में, वो चीजें सामाजिक प्रेरक होंगी। मनोवैज्ञानिक प्रेरक में क्या आएगा? मनोवैज्ञानिक प्रेरक में सभी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां आती हैं, जैसे कि पलायन हुआ, जैसे कि जिज्ञासा हुआ, जैसे कि रचनात्मकता हुई, स्वीकृति हुई, ये सारे जो आपके मूल प्रवृत्तियां हैं वो सारी मनोवैज्ञानिक प्रेरक में आएंगी। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं प्रेरक जो आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं वो प्रेरक कहलाते हैं। प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक प्रेरक, ऐसा प्रेरक जो अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं, प्राथमिक प्रेरक कहलाते हैं। इनकी उपस्थिति जन्मजात होती है। इन्हें शारीरिक या जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन्हें आंतरिक या व्यक्तिगत प्रेरकों के नाम से जाना जाता है। गाय के बछड़े को गाय से प्रेम करना सिखाया नहीं जाता है। भूख, प्यास, नींद किसी को सिखाई नहीं जाती है, वो तो ऑटोमेटिक लगती है ना। तो ये सब चीजें आपकी किस में आएंगी? प्राथमिक में आएंगी। मैस्लो महोदय ने जन्मजात प्रेरक, थॉमसन ने इसे स्वाभाविक या प्रेरक कहा है, और गैरिड महोदय ने इसे जैविक या दैहिक प्रेरक कहा है, और सामान्यतः इसे अनिवार्य प्रेरक भी कहा जाता है। और हमने आपको बताया कि जो गैरिड महोदय ने जैविक या दैहिक प्रेरक कहा है उसमें सभी संवेग आपके समाहित हैं, सभी प्रकार के संवेग, चाहे वो भय हो, क्रोध हो, प्रेम हो, ये सभी प्रकार के संवेग समाहित हैं। द्वितीयक प्रेरक, इन अभिप्रेरकों का अस्तित्व जन्म से नहीं होता बल्कि इन्हें सीखा या अर्जित किया जाता है। ठीक, हम इनकी पूर्ति के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन उनकी पूर्ति यानी प्राथमिक प्रेरक के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। यानी यह अभिप्रेरक हमारे जीवन में गति लाते हैं, जीवन के सामाजिक एवं व्यवस्थित बनाते हैं। इन्हें गैर अनिवार्य आवश्यकता है, यानी जरूरी नहीं है कि इनके बिना आप जी ना सकें, इनके बिना आप जी सकते हैं। इन्हें द्वितीयक प्रेरक कहा जाता है। इन्हें वाह या सामाजिक प्रेरक के नाम से जाना जाता है, जैसे कि कोई नौकरी प्राप्त करना, पद प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना, जिज्ञासा, अन्वेषण, खोज आदि, अनुमोदन, ये सभी क्या है? द्वितीयक प्रेरक हैं। मैस्लो महोदय ने इसे अर्जित प्रेरक, थॉमसन महोदय ने इसे कृत्रिम प्रेरक, और गैरिड महोदय ने इसे मनोवैज्ञानिक या सामाजिक प्रेरक कहा है। दोनों ही मनोवैज्ञानिक और सामाजिक में पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि आ जाएगा, और मनोवैज्ञानिक जो प्रेरक हैं उनमें सभी प्रकार के क्या आ जाएंगी? मूल प्रवृत्तियां आ जाएंगी, जैसे कि पलायन हुआ, जैसे कि रचनात्मकता होगा, जैसे कि जिज्ञासा हुआ, जैसे कि आपकी स्वीकृति हुई, तमाम है। इसी को आप बाह्य प्रेरक और आंतरिक प्रेरक की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जो आंतरिक प्रेरक वे प्रेरक होते हैं, आंतरिक प्रेरक की अगर हम बात करें तो आंतरिक प्रेरक वे प्रेरक होते हैं जो दैहिक रूप से पैदा होते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, नींद, काम आदि। ये प्रेरक निश्चित रूप से कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं, इसीलिए इन्हें सकारात्मक प्रेरक भी कहा जाता है। यानी कि जो आपका प्राथमिक प्रेरक है, जो आपको जैविक रूप से आपकी शारीरिक जो जरूरतें होती हैं वो आंतरिक प्रेरक कहलाती हैं। और अगर बात करें बाह्य प्रेरक की, तो वे प्रेरक जो सामाजिक वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं,
जो वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं और या मानव रचित होते हैं, जैसे पद, मान, सम्मान, पुरस्कार, इन प्रेरकों में व्यक्ति अनिवार्य रूप से प्रेरित नहीं होता, इसलिए इन्हें नकारात्मक, यानी जरूरी नहीं होता कि इन प्रेरकों का बिल्कुल जीवन जीने के लिए जरूरी ही है, ऐसा नहीं है, तो इन्हें बाह्य प्रेरक कहा जाता है। इन बातों को आप याद रखिएगा, इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है, ये हमने आपको गैरिड महोदय के अनुसार, मैस्लो महोदय के अनुसार और थॉमसन महोदय के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण आपको बताया है। साथ ही साथ लिखा हुआ है, आवश्यकता से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक की संपूर्ण घटनाक्रम को अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा यहाँ पर नोट कीजिएगा, अभिप्रेरणा लिखा हुआ है, अभिप्रेरणा आवश्यकता प्लस चालक प्लस लक्ष्य। अभी हमने कई बार आपको ये चीज बताई है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, सकारात्मक, प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा। ऐसी अभिप्रेरणा जो स्वतः प्रेरित होती है सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। इस प्रेरणा में बालक को किसी कार्य को अपनी स्वयं की आंतरिक इच्छा से करता है। इसे सकारात्मक प्रेरणा से किसी कार्य को करने में संतोष मिलता है। आंतरिक अभिप्रेरण से तात्पर्य मोटे तौर पर स्वतः अभिरुचि से है। इसे प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। एक बच्चे को गणित के प्रश्न हल करने में आनंद की प्राप्ति होती है। स्वयं की खुशी के लिए उसे शिल्प कार्य करता है। एक बालक निबंध एवं कविताएं अधिक पढ़ता है। एक बालक दूसरों की सहायता करता है क्योंकि उसे ऐसा करना अच्छा लगता है। यानी जो स्वतः करता है वो है आपका प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा। इसको सकारात्मक या प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। बात किया जाएगा नकारात्मक या कृत्रिम अभिप्रेरणा की, तो याद रखिएगा मित्रों कि ऐसी अभिप्रेरणा जिसे बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से ना करे बल्कि किसी दूसरे की इच्छा से या बाह्य प्रभाव के कारण करे, उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति अथवा दबाव के समाप्त होते ही वो जो कार्य है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। इसे बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है। इसे कृत्रिम अभिप्रेरणा कहा जाता है, जैसे निंदा, प्रशंसा, पुरस्कार, प्रतिद्वंदिता आदि। एक बच्चा गणित के प्रश्न इसलिए हल करता है क्योंकि उसे दंड मिलेगा। एक छोटे बालक निबंध इसलिए याद करता है क्योंकि उसे चॉकलेट दी गई है। तो बालक सिर्फ चॉकलेट प्राप्त करने के लिए निबंध याद कर रहा है, नकारात्मक प्रेरणा है। पुरस्कार प्राप्ति के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, कमाने के लिए शिल्प कार्य करना। एक बालक गृह कार्य इसलिए करता है ताकि उसे पुरस्कार मिले। एक बालक गृह कार्य इसलिए करता है ताकि उसे दंड ना मिले। यानी वो किसी बाह्य दबाव में आकर कर रहा है, वो अपनी स्वतः की इच्छा से नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का जो बाह्य स्थिति के अनुसार बाह्य दबाव के कारण करता है, दूसरों के क्या करता है, यानी कि स्वयं की इच्छा से ना करे बल्कि किसी दूसरे की इच्छा से या बाह्य प्रभाव के कारण करे, तो उसे आप नकारात्मक या कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा कहेंगे। तो यहाँ अभिप्रेरणा के जो प्रकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं।